गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं शिवम आपके लिए लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर्स का सेशन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों आज है 22 जुलाई, ओके, और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ओके, और साथ ही साथ होगा आपका सबसे प्यारा मैप ऑफ द डे। ओके दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले उस रिक्वेस्ट की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैंने कल आपसे कोई बात एक पोस्ट बनाकर शेयर की थी, कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट बनाई थी और उससे कुछ बातों को शेयर किया था। बात था कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में क्या प्रॉब्लम्स है वो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। हालांकि हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा चीज़ दिया जाए, ओके, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल नहीं रहा है। तो प्लीज़ हम लोगों की गलतियां बताइए कि हम लोग कहां पर गलती कर रहे हैं, तभी हम लोग उसे इम्प्रूव करके और आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी गलतियां हैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए हमारी गलतियों को, ओके। बस इतनी सी बात थी दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ओके प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि हमारी तरफ से मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो ही रही है। यदि आप लोग बता दीजिए कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं तो थोड़ा सा और हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ओके प्लीज़। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। यदि नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी पुराने लोग हैं वो खासकर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, ओके। चले मैप ऑफ द डे की ओर, चलिए हम लोग हाजिर है मैप ऑफ द डे की ओर। अब लगभग यूरोप जो है अपने समाप्ति की ओर है, ओके, मतलब यूरोप को हम लोग आज या कल में ख़त्म कर लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूरोप में खाने पीने की, ओके, खाने पीने की मतलब कि क्या क्या कहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटली के बारे में। इटली के बारे में चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से जान लीजिए इटली के बारे में कि इटली जो दोस्तों विश्व में द्वितीय स्थान पर है अंगूर उत्पादन में, ओके। इटली अंगूर उत्पादन में विश्व में जो है सेकेंड स्थान पर है। थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहा है, ओके, हाँ ये सही रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा इटली के बारे में। कल मैंने दोस्तों कल या परसों हम हंगरी के बारे में बात कर रहे थे ना। तो हंगरी को दोस्तों गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। जो बात मैं बता रहा हूँ लिखते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है हंगरी को। ये बातें हो गई। बाकी फ्रांस के बारे में तो मैंने बताया ही था कि लैंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है, इसको तो आप लोग ध्यान रखिएगा ही, ठीक है ना। ये सब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इटली के बारे में एक और बात मुझे याद आ गया कि इटली जो है दोस्तों जैतून के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ओके। जैतून के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर इटली है, ठीक है दोस्तों। बाकी यूरोप कंटिनेंट की बात करें तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय कंटिनेंट है, ओके। यहाँ बहुत सारे घास की मैदान है, जो इस रेंज में यहाँ बहुत सारे घास की मैदान है और जिसका मुख्य फसल क्या है दोस्तों, गेहूं है, ओके। इसीलिए गेहूं, किसी को गेहूं का स्टोर हाउस, किसी को गेहूं रोटी की डलिया, इस तरह से कहा जाता है। जैसे एक स्टेपी घास का मैदान है दोस्तों, तो स्टेपी घास के मैदान को, उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो स्टेपी घास का मैदान को रोटी की डलिया कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो स्टेपी घास का मैदान है उसका क्षेत्र क्या है, वो किस रीजन में पड़ता है, ओके। तो स्टेपी को रोटी का डलिया कहते हैं। और एक और पुस्ताज के बारे में मैंने बताया था ना, है हंगरी के आसपास, तो पुस्ताज को गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं, इसलिए हंगरी को भी गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं, ओके। तो इतनी सारी बातों को हम लोगों ने जान लिया। अब दोस्तों लगभग रूप से यूरोप की कहानी खत्म हो चुकी है दोस्तों, लगभग बातों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग कल से अगले कंटिनेंट को देखेंगे, ओके। तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे ओशियानिया की तरफ जाने की ओर, ठीक है दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक लाइक के बटन को दबा दिया होगा। यदि अभी तक नहीं दबा पाए तो जल्दी से लाइक करके आगे बढ़िए। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि केरल के किस गांव को पहले वुक विलेज की उपाधि से नवाजा गया है। विच विलेज ऑफ केरला हैज बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ वुक विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके ऑप्शन है पेरुमकुलम, कटकरपल्ली, मरारीकुलम और पटनकड़ो, ओके। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पेरुमकुलम। जो पेरुमकुलम है इसे पहली बार वुक विलेज की उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को केरल के पहले वुक विलेज उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है भाई।
प्रसिद्धि का यह दावा पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों के ठोस प्रयासों का परिणाम है। बुक विलेज का मतलब बहुत सारा पुस्तक। ओके, जानते हैं इसके बारे में भी कि परम्कुल्लम कोल्लम जिले के कोट्टारा कक्कारा के पास कुलक्कड़ा में एक छोटा सा गांव है। राज्य का प्रथम पुस्तक ग्राम बनाने में इस प्रयास में बापूजी स्मारक ग्रंथशाला गांव का एक पुस्तकालय सबसे आगे है। कहने का मतलब है कि यहाँ पढ़ने के लोग बहुत सारे इच्छुक थे, इसलिए यहाँ पर एक बुक मतलब इस गांव को ही बुक विलेज बना दिया गया है। बहुत सारी पुस्तकें इस बुक में, ठीक है। कहाँ? तो केरल के पेरुमकुल्लम गांव को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? At which of the following places the government has decided to establish Indian Heritage Institute? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, नोएडा और आगरा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। ओके, नोएडा में कहाँ? नोएडा में सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। ओके, कुछ बातों को जानते हैं जो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है ये भाई। तो सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिसमें कला, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, एपिग्राफी, न्यूमिज्माटिक्स, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। मिला जुला कर बात ये है दोस्तों, एक कॉलेज टाइप का है भारतीय विरासत संस्थान, जिसमें आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल कोर्स कराया जाएगा। ओके, ये सिंपल सा इसका मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस राज्य में 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? इन विच स्टेट द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज अप्रूव्ड न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द रीजुविनेशन ऑफ 6 रिवर्स? आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हमारा उत्तराखंड देवभूमि। ओके, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शॉर्ट में NMCG ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 प्रदूषित खंड है, जिनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे भेला, ढेला, किच्छा, नंदौर, पिलंखा और कोसी छोटी नदियों पर है। देखिए दोस्तों, सिंपल सा इसका मतलब क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गंगा को साफ करना है। तो गंगा को साफ करने के क्रम में जो जो सहायक नदी गंगा में आकर मिलती है, चाहे वो छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, तो उससे भी साफ करना पड़ेगा, तभी गंगा स्वच्छ रह पाएगी। तो इसी कड़ी में उत्तराखंड के 6 और छोटे छोटे नदियों को कायाकल्प के लिए मंजूरी मिली है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल सेट अप द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच स्टेट? आपके ऑप्शंस है हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ओके, तो जो IOC है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहली बार उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। ओके, यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी। पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है। पहले ग्रे हाइड्रोजन और फिर ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, स्वच्छ ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, IOC मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन का पहला संयंत्र स्थापित करेगा देश भर में। ओके, अगला प्रश्न है किस IIT ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एम्बुलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? Which IIT has developed a first of its kind oxygen rationing device called एम्बुलेक्स टू कंजर्व ऑक्सीजन? आपके ऑप्शन है IIT रोपड़, IIT मुंबई, IIT मद्रास और IIT कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IIT रोपड़। ओके, तो IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एम्बुलेक्स नाम का एक उपकरण विकसित किया है। जानते हैं इसके बारे में कि ये भाई एम्बुलेक्स उपकरण क्या है? चलो ऊपर जानने के लिए
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ मतलब कि IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन बचाने के लिए अम्लेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। ओके, जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और बदले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना यूज होगा उतना ही अब ये देगा, जो फालतू का इधर उधर वेस्ट होता है वो वेस्ट होने ये नहीं देगा। सांस के दौरान उपकरण रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा और जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वह ट्रिप होगा। ये बात था, ठीक है ना, बढ़िया बात है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को कि पेड्रो कैस्टिलो वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपके ऑप्शंस है इक्वाडोर, चिली, पेरू, बोलीविया। और ये सारे देश से आप परिचित होंगे क्योंकि मैंने इन सारे देशों के बारे में कुछ ना कुछ बता रखा है। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेरू। पेरू की राजधानी आपको याद ही होगी, लीमा। ओहो वाह, तो पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू के नए राष्ट्रपति अभी बनाए गए हैं कौन, पेड्रो कैस्टिलो। ओके, ये पेड्रो कैस्टिलो भाई साहब है। ये सब जितने भी आपके ऑप्शंस में देख रहे हैं दक्षिण अमेरिकी देश है। ओके, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट का कंट्री है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंडक्ट कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। आपके ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, बान की मून, पेट्रोसियम स्कॉटलैंड और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बान की मून। ये देखिए बान की मून आपको दिख रहे होंगे, ये आचरण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का। ओके दोस्तों, और ओलंपिक क्या है, कल से स्टार्ट होने वाला है। आज 22 हो गया, 23 जुलाई से ये स्टार्ट होने वाला है। ओके, मतलब कि कल से चलते हैं, कल से ओलंपिक को भी देखेंगे कितनी गोल्ड मेडल्स हमारी टीम जीत पाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में मंकी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड द मंकी वायरस हैज बीन रिपोर्टेड। तो दोस्तों कोई भी वायरस आएगा तो उसका ऑफिशियल या ऑफिशियल फादर या बाप जो भी कह लीजिए वो कौन रहेगा, चीन ही रहेगा। तो चीन में मंकी वायरस का एक पहला मामला सामने आया है। जितना तरह का वायरस सब यहीं आना है। देखते हैं इसके बारे में कुछ और कि हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव का संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फा हर्पीस वायरस एंजूटिक यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से फैलता है। तो समझ गए आप लोग, इससे भी सतर्क होकर रहना है। फिलहाल भारत में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन अपना सतर्क अपने हाथों में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाकी चीन का दिमाग खराब है। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ये घटते बढ़ते रहता है दोस्तों, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट रिसेंट है वो आपको ध्यान रखना है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिड्यूस्ड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 11% टू व्हाट परसेंट। आपके ऑप्शन है 8%, 10%, 9% और 7%। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10%। ओके, तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला है। ओके, तो उसने क्या किया है कि अभी जो चालू वित्त वर्ष था पहले तो उसने अनुमान लगाया 11% है, लेकिन बोला नहीं 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 थोड़ा सा कमेगा कि, तो फिर से वो 10% कर दिया है। ओके, इसके बारे में फिर जानते कुछ और बातों को कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यह डाउनग्रेड मतलब जो कमी आई है कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान को 7% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, क्योंकि उस समय तक अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो जाएगी। ये बात थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दी है। हाउ मेनी कंपनीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया फॉर द सेल ऑफ ऑटो फ्यूल्स इन द कंट्री। आपके ऑप्शन है 10, 4, 5, 7। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या 7। ओके, तो सरकार की ओर से दोस्तों 7 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। किस लिए भाई, ताकि वो देश में ऑटो ईंधन की बिक्री कर सके। इसके बारे में और जानते हैं किसकी ओर से ये मिला है, तो भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से, जो कि अभी हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ओके,
तो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दी है। ओके, ये नई स्वीकृतियां परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों के तहत आती है। ये सबसे आपको मतलब नहीं है। चलिए, इन मानदंडों के तहत रिलायंस इंडस्ट्री को मंजूरी दी गई है। असम सरकार के उपक्रम असम गैस कंपनी को भी ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ऑन साइट एनर्जी, जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था, उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो ये सारा कुछ नया, 7 और नई कंपनियां इसमें जुड़ गई है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? Which awards have been launched by the government with an aim to focus on the logistics sector? इस प्रश्न का डायरेक्ट सही उत्तर की ओर जाता हूं दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, भारत सरकार ने लोगों का क्या हो गया है, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। भारत सरकार ने दोस्तों इस श्रेणी में 2 तरह की पुरस्कार को 2 श्रेणी में विभाजित किया है। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सेवा प्रदाता के लिए, और दूसरे विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए है। ओके, तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने इसमें भी अवार्ड देने की घोषणा की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? रिसेंटली हु हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजीनियस हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम एलॉय ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल? इसका ऑप्शन है दोस्तों इसरो, DRDO, BCCI, टाटा ग्रुप। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एकदम इंडस्ट्रियल स्टेज पर मतलब कि औद्योगिक पैमाने पर टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया गया है नई तरह का। देखते हैं इसके बारे में क्या है ये कि DRDO ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है भाई, तो ये हैदराबाद में है, में औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। किसको किसको मिलाकर? वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम। ओके, VFE और AL को मिलाया गया तो TI बन गया है। ठीक है ना, कहाँ ये किया गया दोस्तों? तो रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च एन इनिशिएटिव टू प्रमोट कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ अगर ट्रीज? आपके ऑप्शन से केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और त्रिपुरा सरकार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा सरकार। ओके, त्रिपुरा में अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। ठीक है, साथ ही अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगर एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुतायत में उगता है, ये देखिए दोस्तों, ये अगर पेड़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया था कि हाँ सर 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आप लोग कि हम लोगों में क्या क्या कमियां हैं। ओके, एकदम खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, क्योंकि आप ही लोग से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि इतना अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? जो भी आपके ऑप्शन है उससे आप अपने सही उत्तर को चुनिए और नीचे कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाइए। ओके दोस्तों, तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हमारी जो भी कमियां हैं, जहाँ पर भी हम गलत कर रहे हैं, प्लीज़ 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 हमें बताइए ताकि हम लोग इम्प्रूव करें और आगे बढ़ सकें। ओके दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम, मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गुड बाय।